Hello everyone, once again welcome on Nurture the Rising Star online platform. Today we are discuss about the immunity. Today we are discuss about the immunity. जो immunity है आपका एक important topic है academic और competitive बहुत दोनों के लिए important topic है. immunity के साथ साथ immunity जो topic है particular एक subject के लिए multiple subject और multiple classes के लिए require in academic की अगर हमें बात करें तो आज हम पढ़ने वाले हैं immunity के बारे में. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नॉर्मल से जनरल से वर्ड में कि जो ये पर्टिकुलर इम्यूनिटी वर्ड है, इम्यूनिटी वर्ड का मीनिंग क्या होता है. ये इम्यूनिटी क्या है, सिंपल से सिंपल वर्ड में बोले रेसिस्टेंस. इम्यूनिटी क्या है, रेसिस्टेंस. इम्यूनिटी क्या है, रेसिस्टेंस. कोई भी पर्टिकुलर थिंग्स है उसके रेसिस्टेंस से मतलब है किसका, इम्यूनिटी का. इम्यूनिटी क्या है, रेसिस्टेंस पावर. इम्यूनिटी क्या है, रेसिस्टेंस. रेसिस्टेंस की कोई भी पर्टिकुलर इन्फेक्शंस वगैरह है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह है, उनके अगेंस्ट क्या है, रेसिस्टेंस. क्या, इम्यूनिटी, या एक प्रकार से बोले रोग प्रतिरोधक क्षमता. इम्यूनिटी पावर किसको बोलते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता या रेसिस्टेंस पावर ऑफ बॉडी. की पर्टिकुलर बॉडी है माइक्रोजम से कितना लड़ सकती है या उसका पावर कितना है पर्टिकुलर माइक्रोजम से लड़ने की कैपेसिटी उसकी कितनी है. कैपेसिटी बोल सकते हैं, पावर बोल सकते हैं, वेल्थ बोल सकते हैं. रेसिस्टेंस क्या है, इम्यूनिटी. और एक प्रकार से बोले बायोलॉजिकल बैरियर, या एक पर्टिकुलर बैरियर होता है बॉडी का जो क्या करता है, माइक्रोजम से क्या करता है, हमें प्रोटेक्ट करने का काम करता है या इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने का काम करता है. उसी को क्या बोलते हैं हम, इम्यूनिटी. अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशंस की. इम्यूनिटी इज डिफाइंड एज रेसिस्टेंस. इम्यूनिटी क्या है, रेसिस्टेंस है ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स टू इन्फेक्शंस, डिजीज और अदर अनवांटेड बायोलॉजिकल इन्वेशंस. की अनवांटेड बायोलॉजिकल इन्वेशंस क्या होंगे, बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, या फंगस हो सकते हैं. अगर ये क्या करें, अब नॉर्मली बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स है वो क्या करें, अनवांटेड, कि बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन बॉडी में अगर एंटर करते हैं तो ये क्या करते हैं, अबनॉर्मलिटी कॉज करते हैं. स्पेशली पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बॉडी में एंटर करें और अबनॉर्मलिटी कॉज करें, उनके अगेंस्ट रेसिस्टेंस ही क्या है, इम्यूनिटी. इम्यूनिटी इज डिफाइंड एज द रेसिस्टेंस ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स टू इन्फेक्शंस. इन्फेक्शंस और डिजीज से जो बॉडी का रेसिस्टेंस है वो ही क्या है, इम्यूनिटी है. क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है अनवांटेड बायोलॉजिकल इन्वेशंस की. अनवांटेड जो बायोलॉजिकल इन्वेशंस है जैसे बैक्टीरिया, वायरस या पैथोजेनिक माइक्रोजम्स, उनसे प्रोटेक्ट करता है. इम्यूनिटी द कंडीशंस इन बीइंग एबल टू रेसिस्टेंस टू ए पर्टिकुलर डिजीज. इम्यूनिटी क्या है, कंडीशंस बीइंग एबल टू रेसिस्ट ए पर्टिकुलर डिजीज. की पर्टिकुलर डिजीज से क्या है, रेसिस्टेंस है, प्रोटेक्शन से, स्पेशली थ्रू द प्रिवेंटिंग डेवलपमेंट ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बाय काउंटर एक्टिंग द इफेक्ट ऑफ इट्स प्रोडक्ट. क्या करना, प्रिवेंट करना डेवलपमेंट ऑफ द पैथोजेनिक माइक्रोजम्स. पैथोजेनिक माइक्रोजम्स को बॉडी में ग्रोथ नहीं होने देना, बॉडी में एंटर नहीं होना. एंटर हो गए तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को क्या करना, ऑब्स्ट्रक्ट करना या उनको किल करना. और बाय काउंटर एक्टिंग, किसके द्वारा, काउंटर एक्टिंग के थ्रू. कि उसका जो भी इफेक्ट वगैरह है उन पे क्या करना, काउंटर एक्ट करना, वो उसके सामने जैसे फाइट करना एक प्रकार से, और उसको क्या कर देना, डिस्ट्रैक्ट कर देना. वही क्या है, इम्यूनिटी. द हेल्थी इम्यून प्रोसेस इज कैपेबल टू रिकॉग्नाइज द इन्वेडिंग वायरसेस. की इन्वेड होते हैं, जो एंटर होते हैं, उनको क्या करती है, रिकॉग्नाइज करती है, आइडेंटिफाई करने का काम. किसको, वायरस, बैक्टीरिया, एंड आल्सो प्रोड्यूस एंटीबॉडी टू डिस्ट्रॉय देम. उनको आइडेंटिफाई ही नहीं करता. इम्यूनिटी का मतलब क्या है, आइडेंटिफाई करना भी है और उसके साथ साथ क्या करेगा, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा, जो क्या कर देगा, पर्टिकुलर माइक्रोजम्स को डिस्ट्रैक्ट एंड किल कर देगा. उसी को हम क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी. इट इज द एबिलिटी of the body to restrict dangerous microorganisms or viruses from the entering it. और ये क्या है कि कोई भी पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जिनको बॉडी में एंटर होने से क्या करता है, रेस्ट्रिक्ट करता है, रोकता है. इसके साथ साथ अगर मे बी वो एंटर भी हो गए बॉडी में तो उनको क्या करता है, अर्ली रिकॉग्नाइज करता है, आइडेंटिफाई करता है और उनको डिस्ट्रैक्ट करने का काम करता है थ्रू द एंटीबॉडी. उसी को क्या बोल देंगे, इम्यून सिस्टम्स. इम्यून सिस्टम क्या है, बॉडी का रेसिस्टेंस पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसको क्या बोलते हैं हम, इम्यून सिस्टम्स. ये सिंपल सी इसकी डेफिनेशन थी किसकी, इम्यून सिस्टम्स की. अब नेक्स्ट वन जो पॉइंट है इम्यूनिटी का, सॉरी इम्यूनिटी की सिंपल सी डेफिनेशन थी. उसके बाद में नेक्स्ट वन है क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनिटी. क्लासिफिकेशन ऑफ द इम्यूनिटी की जो बॉडी इम्यूनिटी है या बॉडी का जो रेसिस्टेंस पावर है हम उसको किस टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं, तो डिफरेंट टाइप से. नॉर्मली कि अकॉर्डिंग टू एक्वायर्ड, की किस टाइप से हमें एक्वायर्ड हुआ है, इसमें मेनली बेसिकली दो टाइप से क्या किया गया है, क्लासीफाई किया गया है. फर्स्ट वन है इनेट और सेकंड वन कौन सा आपका, एक्वायर्ड. इनेट फर्स्ट वन जो क्लासिफिकेशन से बात करें इम्यूनिटी की, तो इम्यूनिटी का क्या किया गया, टू टाइप से क्लासीफाई किया गया है. फर्स्ट वन क्या है, इनेट इम्यूनिटी, और सेकंड वन क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी. इनेट इम्यूनिटी को हम क्या बोल सकते हैं, नेटिव इम्यूनिटी. नेटिव इम्यूनिटी. इसके साथ साथ जो इनेट इम्यूनिटी है उसको हम इनबोर्न
इनबोर्न या एट बोर्न, जब से बच्चा जन्म लेता है उस टाइम से ही क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है। इसके अलावा नेचुरल इम्यूनिटी, तो इनेटिव इम्यूनिटी है उसको क्या बोल सकते हैं, नेटिव इम्यूनिटी, इनबोर्न इम्यूनिटी और नेचुरल इम्यूनिटी। नेचुरल इम्यूनिटी किसको बोलेंगे हम, इनेट इम्यूनिटी का। रेसिस्टेंस पावर है ये भी एक, एक्वायर्ड भी रेसिस्टेंट पावर है, टू टाइप से क्लासिफाई किया है, लेकिन फर्स्टली हम बात करते हैं इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी का मतलब नेचुरल इम्यूनिटी, क्या नेचुरल, इनमेट, नेटिव, इनबोर्न और नेचुरल। नेटिव और इनेट का मतलब कि जन्मजात, जन्म से ही क्या है, एट बर्थ से ही क्या है, प्रेजेंट और लाइफ लॉन्ग जो हमारी बॉडी है वो उसको कंटिन्यूस करती है। जैसे नॉर्मल स्किन वगैरह, म्यूकस सॉरी स्किन सरफेस वगैरह है, म्यूकस का प्रोडक्शन वगैरह है, या नॉर्मल बॉडी की जो फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग है जैसे कपिंग वगैरह, स्नीजिंग वगैरह, ये नॉर्मल क्या रहती है, एट बर्थ से ही प्रेजेंट रहती है। उसको क्या बोलते हैं हम, नेटिव इम्यूनिटी, इनबोर्न इम्यूनिटी, और एक ये नेचुरल होती है। इसको हम किसी भी प्रकार से क्या नहीं कर सकते, आर्टिफिशियली इंड्यूस नहीं करवा सकते। ये बॉडी नेचुरली क्या करती है, डेवलप करती है, एट बर्थ से क्या होती है, डेवलप होती है। हाँ डिपेंड करती है हमारे एज पे, न्यूट्रिशनल स्टेटस वगैरह पे, लेकिन जो भी डेवलपमेंट होगा वो क्या होगा, नेचुरल होगा। किसका, इनेट इम्यूनिटी, जो एट बर्थ से प्रेजेंट रहती है। सेकंड वन है आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी और एक्वायर्ड अदर वर्ड में बोले तो एडेप्टिव इम्यूनिटी की एड जो पर्सन है वो क्या करता है, आफ्टर द बर्थ क्या करता है, इसको एडप्ट करता है। क्या करता है, एडप्ट करता है। किसको, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का। सिंपल से दोनों चीजें मालूम चल गई, इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट एट बर्थ से रहेगी, जबकि एक्वायर्ड आफ्टर द बर्थ क्या करेगा, पर्टिकुलर पर्सन से अचीव करेगा या रिसीव करता है, उसको बोलते हैं हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेक्स्ट वन बात करते हैं इनेट और एक्वायर्ड के टाइप की। तो फर्स्ट वन है आपके इनेट के टाइप। इनेट को दो टाइप से डिवाइडेड किया गया, स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब नॉर्मल वर्ड में बोले तो स्पेसिफिक मतलब कुछ जो पर्टिकुलर डिजीज से लड़ने की कैपेसिटी, पर्टिकुलर जैसे बोल सकते हैं कोई भी पर्टिकुलर स्पीसीज से मतलब ले सकते हैं। यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्पीसीज है, उसमें पर्टिकुलर जो डिजीज है उससे लड़ने की कैपेसिटी या रेसिस्टेंट पावर क्या है, ज्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल टाइफॉइड फीवर या साल्मोनेला टाइफी की बात करें तो नॉर्मली क्या करता है, ह्यूमन बीइंग को क्या करता है, अफेक्ट करता है। लेकिन ह्यूमन बीइंग को क्या करेगा, अफेक्ट करता है। लेकिन जो माउस है, जो चूहे हैं या रेट हैं, उनको ये क्या नहीं करता, अफेक्ट नहीं करता, डिजीज कोज नहीं करता। तो एक स्पेसिफिकेशन हो गया किसका, इनमेट इम्यूनिटी का, कि साल्मोनेला टाइफी के अगेंस्ट क्या है, जो ह्यूमन बीइंग है वो इतना रेसिस्टेंस नहीं है, उसमें वो डिजीज कोज करेगा, टाइफॉइड फीवर कोज करेगा। लेकिन माउस में क्या है, स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, स्पेसिफिक इम्यूनिटी है। उसी इम्यूनिटी को क्या बोलेंगे, इनेट इम्यूनिटी। जन्म से ही है कि माउस में कोई भी जो साल्मोनेला टाइफी है वो इन्फेक्शन कोज नहीं कर सकता। तो ये क्या हो गया, स्पेसिफिक इम्यूनिटी। इसी प्रकार जैसे स्पेसिफिक में बात करें, अदर थिंग्स में रेशियल्स की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल रेशियल्स में रेस की, जैसे निग्रो लोग वगैरह हैं, जो निग्रो लोग हैं उनमें मलेरिया से वो क्या होते हैं, रेसिस्टेंस होते हैं, कि मलेरिया की प्रॉब्लम्स उसमें अराइज नहीं रहती, तो वो उनमें स्पेसिफिक है। तो उस टाइप की, अगर इस टाइप की कोई भी इम्यूनिटीज वगैरह है उसको क्या बोल देते हैं हम, स्पेसिफिक इम्यूनिटी। इसी प्रकार पर्टिकुलर इंडिविजुअल की भी बात कर सकते हैं, कि पर्टिकुलर स्पेसिफिक में इंडिविजुअल और इंडिविजुअल की बात करें तो मैन टू मैन कुछ पर्टिकुलर डिजीज से रिलेटेड, या उनके खान पान या उनके फैमिली बैकग्राउंड की वजह से, हिस्ट्री की वजह से कुछ पर्टिकुलर डिजीज वगैरह से लड़ने की कैपेसिटीज क्या होती है, ज्यादा होती है। तो उस चीज को हम या उस पर्टिकुलर सिचुएशंस को क्या बोल देते हैं, स्पेसिफिक इनेट इम्यूनिटी। क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक इनेट इम्यूनिटी की सभी लोगों में नहीं है, वो कुछ लोगों में है, या कुछ स्पीसीज में पर्टिकुलर रोग से लड़ने की कैपेसिटी या रेसिस्टेंस पावर है, या कुछ पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन्स है जो उन पर्टिकुलर डिजीज से क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या उनमें उस डिजीज के होने की पॉसिबिलिटीज कम है। कि जैसे हमने पढ़ा स्पीसीज में साल्मोनेला टाइफी है, टाइफॉइड फीवर है, कोज करता है ह्यूमन बीइंग में, लेकिन चूहे में, रेट्स में, ये माउस में कोज नहीं करता, तो उसमें रेसिस्टेंस पावर है एट बर्थ से, तो उसको बोल देंगे स्पेसिफिक। इसी प्रकार जो इसमें सेकंड वन है हमारा नॉन स्पेसिफिक मतलब नॉन स्पेसिफिक सभी में प्रेजेंट रहता है। जैसे पर्टिकुलर मान लो हमारे स्किन बैरियर है, पर्टिकुलर माइक्रोजम्स, या जैसे कोई इनहेल कर लिया, स्नीजिंग ड्रॉपलेट वगैरह, वो एक नॉर्मल सभी लोगों में क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा एट बर्थ से ही। वो पढ़ेंगे मैकेनिज्म में आगे की, स्किन वगैरह है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है, या जीआई ट्रैक्ट वगैरह है, या लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है, ई कोलाई वगैरह है, या जो सिक्रेशंस लाइसो है वो कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन अगर नॉन स्पेसिफिक बात करें तो ओवरऑल
सभी में क्या रहता है, जन्म से ही पर्टिकुलर इम्यूनिटी या पर्टिकुलर जो रोग वगैरह है नॉर्मली उनसे लड़ने की कैपेसिटी या कैपेबिलिटी सभी में होती है। तो उसको क्या बोल देते हैं हम, नॉन स्पेसिफिक। पर्टिकुलर वो स्पेसिफिक नहीं है किसी भी स्पेसीज की वजह से, जो डिपेंड करती है। जैसे नॉर्मली फेगोसाइटोसिस की कंडीशन सभी में होती है, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स सभी में होते हैं, जो नेचुरल किलर सेल्स है या एनके सेल्स वगैरह हैं, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट वगैरह नॉर्मली सभी में क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं। तो वो पर्टिकुलर रेसिस्टेंस पावर देने का काम करते हैं सभी, ह्यूमन बीइंग हो या कोई भी एनिमल्स वगैरह हो सभी में। तो उसको बोलते हैं नॉन स्पेसिफिक इनेट इम्यूनिटी या नॉन स्पेसिफिक नेटिव इम्यूनिटी की एट बर्थ से प्रेजेंट है, जो सभी में प्रेजेंट रहती है। नेक्स्ट वन जो हमारा है कौन सा, एक्वायर्ड या एडेप्टिव, क्या बोल सकते हैं, एक्वायर्ड या एडेप्टिव। कि हम क्या करेंगे, एक्वायर्ड करेंगे आफ्टर द बर्थ, जन्म से नहीं होती है, जन्म के बाद में क्या करते हैं, एक्वायर्ड करते हैं। तो इसमें दो टाइप होते हैं, फर्स्ट वन एक्टिव और दूसरा पैसिव। एक्टिव का मतलब समझते हो आप, एक्टिविटी पार्टिसिपेशन, या बॉडी क्या करेगी यहाँ पर, एक्टिविटी पार्टिसिपेशन करेगी। कौन सी कंडीशन में बॉडी एक्टिव पार्टिसिपेशन करेगी, एक्टिव वाली कंडीशंस में बॉडी क्या करेगी, पार्टिसिपेट करेगी। और पैसिव में क्या रहेगी, बॉडी न्यूट्रलाइज रहेगी, बॉडी क्या नहीं करेगी, पार्टिसिपेट नहीं करेगी। बॉडी क्या करेगी, पार्टिसिपेशन से नहीं करेगी, या बॉडी का इन्वॉल्वमेंट या बॉडी का जो हमारी बॉडी रिस्पॉन्स है उसका इतना रोल नहीं रहेगा। फर्स्ट वन है एक्टिव। अब एक्टिव की बात करें तो एक्टिव भी क्या होती है, टू टाइप की होती है। एक्टिव जो इम्यूनिटी है वो भी क्या है हमारे, टू टाइप की है। फर्स्ट वन कौन सी है, नेचुरल, और सेकंड वन कौन सी है, आर्टिफिशियल। बोले एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी कौन सी, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। फर्स्ट वन है क्या है, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। जैसा मैंने एक्वायर्ड का मीनिंग बताया, क्या है, बॉडी खुद अपने आप में रिस्पॉन्स जनरेट करेगी नेचुरली। कैसे, कि जैसे मान लो बर्थ से कोई भी हमारे बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन वगैरह से लड़ने की जो नॉर्मल कैपेसिटी है वो नेचुरल है, इनेट है। उसके अलावा अगर एडवांसमेंट या एक्वायर्ड की बात करें कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी कौन सी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल नेचुरल में बात करें क्या, कि कोई भी पर्टिकुलर माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एक बार एंटर कर गया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर ली, उसके बाद में क्या कर लेती है हमारी बॉडी खुद सेल्फ एंटीबॉडी क्या कर लेती है, डेवलप कर लेती है किसी उस पर्टिकुलर क्लिनिकल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट या उस पर्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट। तो उसको क्या बोल देते हैं हम, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जैसे चिकन पॉक्स वगैरह है, नॉर्मली एक होता है लाइफ में, उसके बाद में बॉडी क्या कर लेती है, उसके अगेंस्ट क्या कर लेती है, रिस्पॉन्स जनरेट कर लेती है, दोबारा उस टाइप का इन्फेक्शन अगर हमारी बॉडी में नहीं होता तो उस टाइप के रेसिस्टेंस को बोल देते हैं, या उस टाइप की इम्यूनिटी को बोलते हैं हम नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। कोई भी पहले क्या होगी, क्लिनिकल प्रॉब्लम्स होगी, या कोई भी डिजीज वन टाइम क्या होगी, अराइज होगी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो क्या है, बॉडी को एक बार क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, देन आफ्टर दोबारा वो बॉडी के कांटेक्ट में आएगा। तो उससे पहले उसमें क्या हो चुका होगा, एक बार इंफेक्शन होने की वजह से एंटीबॉडी डेवलप होगी और उसको क्या कर देगा, वो डिस्ट्रक्ट कर देगा। तो उस इम्यूनिटी को क्या बोलते हैं, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सेकेंड वन है आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। इसमें क्या करते हैं, पर्टिकुलर माइक्रोऑर्गेनिज्म से नहीं होगा, क्या होगा, आर्टिफिशियली। जैसे नॉर्मली हम नाम सुनते हैं इम्यूनाइजेशंस वगैरह, इम्यूनाइजेशंस या इम्यूनाइजेशंस और वैक्सीनेशंस। इसमें क्या किया जाता है, इम्यूनाइजेशंस और वैक्सीनेशन से किया जाता है, क्या किया जाता है कि लो पावर, एक प्रकार से बोल सकते हैं लो पावर या लो इफेक्टिव जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या उनकी जो पावर है उसको कम करके क्या कर दिया जाता है बॉडी में इंट्रोड्यूस। जैसे वैक्सीन है, बीसीजी वगैरह है, या जो भी है वायरल में एमएमआर वगैरह है, जितनी भी लाइव एंड किल्ड वैक्सीन वगैरह या इम्यूनाइजेशन हम करते हैं वो सारा आएगा किसमें, आर्टिफिशियल की। उसकी जो लो डोज है या लोअर कंसंट्रेशन में, या एक प्रकार से बोले उसकी लोअर विरुलेंस की या उसकी डिजीज कॉज करने की कैपेसिटीज को कम करके क्या कर दिया जाता है, बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। वो लाइव वैक्सीन हो सकती है, किल्ड वैक्सीन वगैरह हो सकती है, उसको बॉडी में इंट्रोड्यूस करेंगे। जैसे ही बॉडी में इंट्रोड्यूस करेंगे तो बॉडी क्या करेगी, उसके अगेंस्ट से रिस्पॉन्स देगी, और उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स देगी और उसको आइडेंटिफाई करेगी, और उसके अगेंस्ट क्या करेगी, एंटीबॉडी डेवलप कर लेगी, उसके अगेंस्ट क्या करेगी, एंटीबॉडी डेवलप कर लेगी। तो उसी टाइप का अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फर्दर अगर बॉडी के कांटेक्ट में आएगा, हाईली पावर के साथ या हाईली डिजीज कोज करने की विरुलेंस के साथ भी आएगा, तो उस कंडीशंस में वो बॉडी में जैसे ही जाएगा एंटीबॉडी उसको इनकलप्ट करेगी, आइडेंटिफाई करेगी और उसको क्या कर देगी, डिस्ट्रक्ट कर देगी। तो उसको क्या बोलते हैं हम, आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। बॉडी क्या करेगी,
आर्टिफिशियली इंड्यूस करवाते हैं बाहर डेवलप करके पर्टिकुलर माइक्रोऑर्गेनिज्म्स वगैरह में, लेबोरेटरीज वगैरह में, और एज ए वैक्सीन या वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन क्या कर देते हैं, इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। इसमें दोनों टाइप की हो सकती है, बैक्टीरियल और वायरल वैक्सीन वगैरह, या लाइव और किल्ड वैक्सीन वगैरह की इंट्रोड्यूस करवा दी। देन आफ्टर हमारी बॉडी में उसको लोअर कंसंट्रेशन में, लोअर अमाउंट में, और उसका जो पावर है वेल्थ उसको कम करके क्या कर दिया जाता है, बॉडी में इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है डिटेक्ट करके। तो उसको क्या कर लेगी बॉडी आइडेंटिफाई कर लेगी, फर्दर उसके लिए क्या कर लेगी, एंटीबॉडीज क्या कर लेगी, डेवलप कर लेगी। तो वो है हमारा एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेक्स्ट वन है पेसिव। नेक्स्ट वन क्या है, सॉरी आर्टिफिशियल हो गया। नेक्स्ट वन है हमारा जो टॉपिक है वो है पेसिव। नेक्स्ट वन कौन सी इम्यूनिटी है, पेसिव। और पेसिव को भी फर्दर टू टाइप से क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है पेसिव। अब जैसा कि मैंने बताया बॉडी का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा नहीं रहेगा, बॉडी क्या रहेगी, न्यूट्रलाइज रहेगी या न्यूट्रल रहेगी, बॉडी ज्यादा रिस्पॉन्स इसमें नहीं देगी, या बॉडी खुद कुछ भी काम नहीं करेगी, जैसे रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स वाली कंडीशन रहेगी। तो इसमें भी इसको क्या किया गया है, टू टाइप से फर्दर क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट वन है नेचुरल और सेकंड वन क्या है, आर्टिफिशियल। नेचुरल का मतलब आप समझ गए कि नेचुरल, कि उसमें किसी भी प्रकार का लेबोरेटरीज वगैरह में डेवलप नहीं होगी, वो क्या होगी, नेचुरल ही होगी। और आर्टिफिशियल का मतलब उसको डेवलप किया जाएगा। अब यहां बात करते हैं पेसिव में। पेसिव में नेचुरल और आर्टिफिशियल्स की, पेसिव में नेचुरल और आर्टिफिशियल्स, पेसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, पेसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। पेसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी का सिंपल से वर्ड में बात करें कि बॉडी का इन्वॉल्वमेंट इतना नहीं रहता, एक्वायर्ड इम्यूनिटी आफ्टर द बर्थ क्या करेगा, पर्सन गेन करेगा। इम्यूनिटी का मतलब रेसिस्टेंस पावर। तो यहाँ क्या है, नेचुरल इम्यूनिटी। तो नेचुरल क्या है, नेचुरली डेवलप की। जैसे एग्जांपल या बात करें इसमें नेचुरल इम्यूनिटी की, जैसे प्लेसेंटा के थ्रू, मैटरनल प्लेसेंटा के थ्रू क्या होना, प्लेसेंटा के थ्रू अगर पर्सन से, या जो फीटस है या न्यूबॉर्न है, सॉरी जो फीटस है उस पे क्या करना, जो आईजीजी जो नॉर्मली है इम्यूनोग्लोबिन जी है, वो क्या कर देता है, प्लेसेंटा को क्रॉस कर देता है। मैटरनली प्रोड्यूस है फीटस का, उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो क्या करे, फीटस में ट्रांसफर हो जाए। या इसका अदर एग्जांपल लें, किसका, नेचुरल का, इम्यूनोग्लोबिन ए, इम्यूनोग्लोबिन आईजीए। और ये किसमें नॉर्मली प्रेजेंट रहता है, जो सिक्रेशंस वगैरह टीयर वगैरह है, या नॉर्मली बात करें किसमें, ब्रेस्ट मिल्क। ब्रेस्ट मिल्क में क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। जब भी मदर क्या करवाती है, ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है पर्टिकुलर बच्चे को, तो उस दौरान क्या होता है, वो थ्रू द मिल्क क्या होता है, बच्चे में ट्रांसफर हो जाता है, और कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए उसको क्या करता है, रेसिस्टेंस पावर प्रोवाइड करता है। इसी प्रकार इम्यूनोग्लोबिन जी है, आईजीजी भी क्या करते हैं, बच्चे को कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए, या स्टार्टिंग फेज में बच्चा जब से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आता है, उस दौरान उसकी एडेप्टेबिलिटी वगैरह या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो सके, कुछ शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए क्या करते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। और इसके साथ साथ अगर आईजी की बात करें तो ये मेजर सीरम कंपोनेंट्स भी है, कि इम्यूनोग्लोबिन जो प्रेजेंट रहता है उसमें मेजरली 75 to 80% क्या रहता है, इम्यूनोग्लोबिन जी क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। और नॉर्मली क्या करता है, इम्यून रेस्पॉन्स को मेंटेन करता है अर्ली एज में, या अर्ली जो कंडीशन है कि जैसे नॉर्मली आफ्टर द बर्थ, बेबी के बर्थ हुई तो वो एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है। और जो दूसरी है आईजीए ये सीक्रेट होता है या प्रेजेंट रहता है किसमें, फीटस के, सॉरी मदर मिल्क में, या जो नॉर्मली सलाइवेशंस वगैरह है, नॉर्मली मिल्क वगैरह है, या जैसे टीयर्स वगैरह है, सलाइवा वगैरह है, उनमें भी क्या रहता है, आईजीजी प्रेजेंट रहता है। लेकिन हम यहाँ इम्यूनिटी से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो मदर मिल्क जैसे ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह करवाएगी उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा जो सिक्रेशंस है, अदर सिक्रेशंस वगैरह, टीयर हो गया, सलाइवा वगैरह हो गया, या जीआई सिक्रेशंस वगैरह हो गया, उनमें भी क्या रहता है, आईजीए प्रेजेंट रहता है, इम्यूनोग्लोबिन ए प्रेजेंट रहता है, जो नेचुरली डेवलप रहता है, उसमें किसी भी प्रकार का हम कुछ भी यूज नहीं करवाते हैं, और डायरेक्टली प्लेसेंटा को क्रॉस करेगा, आईजीजी फीटस तक में पहुंच जाएगा, और उसको क्या करेगा, इम्यूनिटी पावर या रेसिस्टेंस पावर क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। इसी प्रकार सेकंड वन है हमारा आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल जो है, आर्टिफिशियल जैसे वर्ड आ गया हमारे पास, क्या, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब कुछ ना कुछ उसमें आर्टिफिशियली क्या किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा, कुछ ना कुछ क्या किया जाएगा, आर्टिफिशियली क्या किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। और उसको क्या कर दिया जाएगा, आर्टिफिशियली, जैसे एंटीबॉडी पर्टिकुलर माइक्रोऑर्गेनिज्म्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप कर ली, और उस एंटीबॉडी को डायरेक्टली क्या कर दिया गया, जो पर्सन है, ह्यूमन बीइंग है, उसमें क्या करवा दें, एडमिनिस्टर से करवा दे। जो ह्यूमन बीइंग है उसमें क्या करवा दे, डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेड करवा दे। उसको क्या बोलेंगे हम, आर्टिफिशियल पेसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल पेसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी की आर्टिफिशियल उसको डेवलप कर रहे हैं, ह्यूमन बॉडी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, एक्वायर्ड आफ्टर द बर्थ, की कोई भी पर्टिकुलर डिजीज वगैरह
हो रखी है उसके अगेंस्ट क्या करवाते हैं डायरेक्टली, जैसे नॉर्मली सीरम वगैरह जो इंट्रोड्यूस वगैरह करवाते हैं कि पहले से एंटीबॉडी डेवलप है, उसको क्या करवाना है, इंट्रोड्यूस करना है। तो वो एंटीबॉडी क्या करेगी, जैसे पर्टिकुलर माइक्रोऑर्गेनिज्म बॉडी के कॉन्टेक्ट में है या कॉन्टेक्ट में है, उसको आइडेंटिफाई करेगी और डिटेक्ट कर देगी। तो ये बेसिक सा था, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। इम्यूनिटी के बारे में, इम्यूनिटी, रेसिस्टेंस, इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट बोले तो एक्वायर्ड, एडेप्टिव या नेचुरल है, सॉरी इनेट बोले तो नेचुरल, नेटिव इम्यूनिटी भी बोलते हैं किसको, इनेट को। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एडेप्टिव इम्यूनिटी, एडेप्ट करते हैं आफ्टर द बर्थ। इसके बाद में नेटिव इम्यूनिटी 2 टाइप्स की होती है, स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक। स्पेसिफिक पर्टिकुलर रेस में या पर्टिकुलर स्पीसीज वगैरह में या पर्टिकुलर इंडिविजुअल में कि वो उस रोग से लड़ने की कैपेसिटी केवल उसी में हो, तो उसको बोलते हैं स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक ओवरऑल कि सभी में प्रेजेंट रहती है पर्टिकुलर रेसिस्टेंस पावर। नेक्स्ट जो एक्वायर्ड में पढ़ा हमने एक्टिव और पैसिव। एक्टिव का मतलब है कि बॉडी डायरेक्ट इनडायरेक्टली क्या करेगी, पार्टिसिपेशन करेगी, उसमें एक्टिव कंडीशन में पार्टिसिपेट करेगी पर्टिकुलर एंटीबॉडी डेवलप करने में या एंटीबॉडी का यूटिलाइजेशन में। इसी प्रकार पैसिव में बॉडी किसी भी प्रकार का बॉडी का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। पैसिवली नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल में क्या है कि जैसे प्रेजेंट जो है उसके थ्रू जैसे आईजी ट्रांसफर होता है और एंटीबॉडी प्रोवाइड करता है, रेसिस्टेंट प्रोवाइड करता है पर्टिकुलर डिजीज वगैरह से, तो उसको बोलते हैं नेचुरल। पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी आर्टिफिशियल की एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कंप्लीट उसको क्या करना है, डेवलप करना है पर्टिकुलर माइक्रोऑर्गेनिज्म्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी और उसको बॉडी में इंट्रोड्यूस करवा देना है, तो उसको बोल देंगे आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्टिव नेचुरल और एक्टिव आर्टिफिशियल। एक्टिव नेचुरल कि पर्टिकुलर पर्सन से एक बार किसी डिजीज से क्या हो गया, इन्फेक्टेड हो गया, देन आफ्टर दोबारा जैसे वो माइक्रोऑर्गेनिज्म उसके कॉन्टेक्ट में आएगा, एक बार डिजीज कोज करेगा लेकिन दोबारा जैसे कॉन्टेक्ट में आएगा वो क्या करेगा, उसको डिस्ट्रैक्ट कर देगा पर्टिकुलर माइक्रोऑर्गेनिज्म को, तो उस इम्यूनिटी को बोलते हैं नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसी प्रकार सेकंड वन है आर्टिफिशियल, जैसे वैक्सीन वगैरह एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में डेवलप करेंगे, बॉडी में इंट्रोड्यूस करवा देंगे, बॉडी उसको क्या कर लेगी, आइडेंटिफाई कर लेगी और उसके अगेंस्ट पहले से डिजीज होने से पहले ही क्या कर लेगी, पर्टिकुलर एंटीबॉडी डेवलप कर लेगी, तो उसको बोलते हैं हम आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये थी बेसिक सा क्लासिफिकेशन किसका, इम्यूनिटी का। बेसिक सा क्लासिफिकेशन पढ़ा हमने किसका, इम्यूनिटी का। अब फर्स्ट 1 बाय 1 इनको इन डिटेल में पढ़ते हैं या इन डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन है इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी या बोले तो नेचुरल, जैसा कि अभी पढ़ा हमने नेचुरल इम्यूनिटी बोलते हैं, इसमें किसी प्रकार का मॉडिफिकेशन होता है, नेचुरली क्या होती है, डेवलप होती है, या अदर वर्ड में बोले नेटिव इम्यूनिटी या न्यू इनबॉर्न इम्यूनिटी की जन्म से ही क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है। इनेट इम्यूनिटी रेस्पॉन्सेज आर द फर्स्ट लाइन ऑफ द डिफेंस अगेंस्ट द इन्वेडिंग द पैथोजेंस। क्या है, फर्स्ट लाइन डिफेंस है किसके अगेंस्ट, कोई भी पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में इन्वेड होता है, इन्वेड का मतलब है एंटर करता है उस कंडीशंस में। और जो इनेट इम्यूनिटी है किसको बोलते हैं, एट बर्थ से ही क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है, एट बर्थ से ही क्या रहे, प्रेजेंट रहे। उस इम्यूनिटी को क्या बोलेंगे हम, इनेट इम्यूनिटी, नेचुरल इम्यूनिटी या नेटिव इम्यूनिटी। क्या बोलेंगे, इनेट इम्यूनिटी, नेचुरल इम्यूनिटी या इसके बाद इनेट इम्यूनिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रायर कॉन्टेक्ट विद द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके साथ साथ ये भी है कि इनेट इम्यूनिटी जन्म से ही प्रेजेंट हो तो पहले से ही, तो इसमें किसी भी प्रकार का ऐसा नहीं रहता कि पहले से किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कॉन्टेक्ट हो या इन्फेक्टेड पर्सन होगा उसके बाद में एंटीबॉडी डेवलप करेगी। ये नेचुरली या एट बर्थ से ही क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है। इसके साथ साथ ये नॉर्मली स्टार्टिंग एट बर्थ, जैसा मैंने अभी बताया, एट बर्थ से एट डेथ वाली कंडीशन तक क्या रहती है, कंटिन्यू हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो रहती है इनेट इम्यूनिटी, या एक प्रकार से बोल सकते हैं लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी है। कौन सी इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी, जो क्या करते हैं किसी भी प्रकार के प्रायर कॉन्टेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, माइक्रोऑर्गेनिज्म कॉन्टेक्ट में आएगा फिर बॉडी एंटीबॉडी डेवलप करेगी, दोबारा जब डिजीज होगी तो तब बचाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। फर्स्टली भी अगर कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म कॉन्टेक्ट में आता है हमारी बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप रहती है, वो जैसे ही आएगा उसके अगेंस्ट एक्टिविटी करेगा, एक्शन से करेगा या उसको डिस्ट्रैक्ट करेगा। फर्स्ट लाइन नॉर्मली बोले जैसे स्किन वगैरह है, म्यूकस मेम्ब्रेन्स वगैरह है कि जैसे माइक्रोऑर्गेनिज्म आएगा उसको एनकल्प करेंगे, रेक्ट क्रिएट आउट कर देंगे। इसके साथ साथ नेक्स्ट वन, इसको जो क्लासिफाई किया गया है अभी जस्ट हमने पढ़ा था, कितने टाइप से, 2 टाइप से। फर्स्ट वन है स्पेसिफिक इनेट इम्यूनिटी। स्पेसिफिक इनेट इम्यूनिटी जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, स्पेसिफिक इनेट इम्यूनिटी में क्या होता है कि पर्टिकुलर जो इम्यूनिटी है वो डिपेंड करती है पर्टिकुलर स्पीसीज पे, पर्टिकुलर रेस पे या पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे। इनेट इम्यूनिटी इज स्पेसिफिक व्हेन इट इज सो रेसिस्टेंस टू द पर्टिकुलर पैथोजेंस। इनेट इम्यूनिटी क्या है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन से या पर्टिकुलर इंडिविजुअल से वो क्या करता है, शो करता है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस टू ए पर्टिकुलर पैथोजेंस की। जैसा मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया स्पीसीज के लिए कि जैसे जो नॉर्मली टाइफॉइड है, टाइफॉइड
फीवर है या जो साल्मोनेला टाइफाइड है वो फीवर कोज करता है या टाइफाइड फीवर कोज करता है किसमें, ह्यूमन बीइंग में, लेकिन माउस में ऐसा नहीं करता है। तो एक स्पेसिफिक प्रोटेक्शन से या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है उस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अलावा। इसी प्रकार अगर रेस के लिए भी हमने भी बात की थी, जस्ट रेस की है, रेस का मतलब जैसे एग्जांपल लिया था हमने निग्रो, जो निग्रो लोग हैं उनमें मलेरिया की पॉसिबिलिटीज नहीं रहती है, अल्बोडियम जो है मलेरिया कोज नहीं करता क्योंकि उनमें उस पर्टिकुलर जो मलेरिया वाली कंडीशन है उसके अगेंस्ट क्या है, रेसिस्टेंस है। इसी प्रकार जो निग्रो लोग हैं येलो फीवर वाली कंडीशंस भी अराइज नहीं होती, येलो फीवर वाली कंडीशंस भी क्या नहीं होती, अराइज नहीं होती किसमें, निग्रो जो लोग हैं उसमें, क्योंकि उनके में क्या है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ पर्टिकुलर पैथोजेंस, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है उनमें उस पर्टिकुलर पैथोजेंस के अगेंस्ट। इसी प्रकार पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बात करें तो कुछ पर्टिकुलर इंडिविजुअल होते हैं या पर्टिकुलर स्पीसीज वगैरह होती है, तो वो उनमें क्या रहता है कि पर्टिकुलर माइक्रोऑर्गेनिज्म से लड़ने की कैपेसिटी या कैपेबिलिटीज होती है या पहले से ही रेसिस्टेंस पावर ज्यादा होता है, तो वो प्रॉब्लम्स उनमें नहीं होती। ये था हमारा स्पेसिफिक इनेट इम्यूनिटी। नेक्स्ट वन हमारा नॉन स्पेसिफिक इनेट इम्यूनिटी। नेक्स्ट वन कौन सा है, नॉन स्पेसिफिक इनेट इम्यूनिटी। अब नॉन स्पेसिफिक इनेट इम्यूनिटी क्या होता है, इनेट इम्यूनिटी में भी नॉन स्पेसिफिक व्हेन इट इज द इंडिकेट द डिग्री ऑफ द रेसिस्टेंट टू ऑल इन्फेक्शंस और एंटीजेंस। कि नॉन स्पेसिफिक में क्या है कि पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सभी या जो पर्टिकुलर डिग्री ऑफ द रेसिस्टेंस ऑल इन्फेक्शंस और एंटीजेंस की सभी में प्रेजेंट रहता है इक्वली, या पर्टिकुलर माइक्रोऑर्गेनिजम्स की जो रेसिस्टेंस पावर है ओवर ऑल थिंग्स या मैक्सिमम माइक्रोऑर्गेनिजम्स का पर्टिकुलर जो रेसिस्टेंस पावर है मैक्सिमम लोगों का या सभी लोगों का, उसको बोल देते हैं नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक की और नॉन स्पेसिफिक नॉर्मली बात करें या जो भी ये इम्यूनिटी पावर है या इनेट इम्यूनिटी पावर है वो डिपेंड करता है किसको, एंटी माइक्रोबियल जो केमिकल एजेंट्स वगैरह हैं या एनके सेल्स वगैरह हैं, नेचुरल किलर सेल्स वगैरह या टी सेल्स या बी सेल्स वगैरह हैं। या जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा एग्जांपल है इस नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी का, किसका, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी का, इनेट इम्यूनिटी का, कि जैसे फीवर है, नॉर्मली फीवर है या इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स है, ये क्या है, एक प्रकार के नॉन स्पेसिफिक इनेटिव इम्यूनिटी की सभी में ऐसा क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट वन बात करें किसकी हम, जो सेकंड वन टाइप है हमारा, सॉरी नॉन स्पेसिफिक सेकंड टाइप हो गया। इसके बाद में बात करते हैं हम फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द इनेट इम्यूनिटी। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द इनेट इम्यूनिटी की जो ऐसे फैक्टर जो क्या करते हैं, जो हमारी इनेट इम्यूनिटी है कि जो एट बर्थ से क्या है हमारी इम्यूनिटी है उसको क्या करते हैं, इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, उसको क्या करते हैं, इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं या उसमें क्या करते हैं, अल्ट्रेशन से कोज करते हैं। तो उसमें क्या होगा, फर्स्ट वन क्या है, एज। फर्स्ट वन क्या है, एज, जो क्या करती है डायरेक्ट इनडायरेक्टली क्या करती है, हमारी जो इम्यूनिटी पावर है उसको अफेक्ट करती है। जैसे हमने पढ़ा होगा कि ओल्ड एज या जो यंगर एज है, कौन, ओल्ड एज में या जो छोटे बच्चे हैं, इन्फेंट और न्यू बॉर्न बोले, तो इनमें क्या है, एट बर्थ के टाइम में क्या रहती है, इम्यूनिटी पावर क्या रहती है, वीक रहती है, एडेप्टेबिलिटी कम रहती है, जबकि ओल्ड एज में रेसिस्टेंस पावर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि जो सेल्स वगैरह हैं या पर्टिकुलर सिक्रेशंस वगैरह हैं वो सारी चीजें क्या हो जाती है, रिफ्लेक्सेस वगैरह कम हो जाते हैं। तो एज क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है टू इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी इन्फ्लुएंस मतलब उसमें चेंज करती है या उसमें उसको इंप्रूव कर सकती है या कम कर सकती है। और नॉर्मली ओल्ड एज और जो छोटे बच्चे हैं उनकी क्या होता है, इम्यूनिटी पावर क्या रहता है, कम रहता है। इसके बाद में बात करें न्यूट्रिशंस की, जो पर्टिकुलर पर्सन्स है यहाँ पर सेल मीडिएटेड या जो नॉर्मल एंटीबॉडी है, सेल मीडिएटेड और एंटीबॉडी मीडिएटेड या ह्यूमरल इम्यूनिटी या सेल मीडिएटेड जो इम्यूनिटी है उसमें क्या है, न्यूट्रिशंस का भी इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा रहता है। या जो न्यूट्रिशंस है वो डायरेक्ट इनडायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं किसको, इनेट इम्यूनिटी को। फॉर एग्जांपल हम अच्छी न्यूट्रिशन डाइट वगैरह नहीं लेंगे, सेल वगैरह प्रॉपर फंक्शंस वगैरह नहीं करेंगे, या जैसे नॉर्मली कोई पर्सन से प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का शिकार हो रहा है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का शिकार हो रहा है, तो उसमें डेफिशिएंसी है पर्टिकुलर जो भी कैलोरीज वगैरह है या प्रोटीन्स वगैरह है, तो उस कंडीशंस में क्या होगा, इम्यूनिटी पावर भी क्या होगा, वीक होगा, डिजीज की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगी। और अगर हम अच्छी न्यूट्रिशियस डाइट लेंगे एज बॉडी रिक्वायरमेंट, तो उस कंडीशन में डिजीज होने की पॉसिबिलिटी और इम्यूनिटी पावर क्या होगा, हमारा स्ट्रॉन्ग होगा और डिजीज होने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, कम होगी। उसके बाद में नेक्स्ट वन बात करें न्यूट्रिशन के बाद में
हार्मोनल इन्फ्लुएंस, हार्मोनल इन्फ्लुएंस की कुछ ऐसे हार्मोन्स, या जैसे नॉर्मली आपने देखा होगा डायबिटीज मलाइटिस वाली कंडीशंस में, डायबिटीज मलाइटिस वाली कंडीशंस में क्या रहता है कि इन्फेक्शंस के चांस से ज्यादा रहते हैं। इसी प्रकार अगर बात करें एडिनल डिस्फंक्शन, एडिनल जो ग्लैंड वगैरह है उसके सिक्रेशंस वगैरह में क्या होना, डिस्फंक्शंस वगैरह होना, या हाइपरथायरॉयडिज्म वगैरह हो गया, हाइपोथायरॉयडिज्म वगैरह हो गया, तो उस कंडीशंस में क्या होना कि ये कंडीशंस क्या करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं। कि जैसे फॉर एग्जांपल जो डायबिटीज मलाइटस है उसमें क्या होता है, इंक्रीज लेवल हो जाता है किसका, कार्बोहाइड्रेट इन टिश्यूज का, टिश्यूज में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट वगैरह का लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। उस कंडीशन में सेप्सिस वाली कंडीशन की पॉसिबिलिटीज ज्यादा होती है, इन्फेक्शन होने की या वुंड हीलिंग वगैरह क्या होता है, डिले हो जाता है। इसी प्रकार जैसे प्रेग्नेंट लेडीज है, वुमेन है, उसमें क्या रहता है कि नॉर्मली जो ससेप्टेबल है वो भी ज्यादा ससेप्टेबल होती है इन्फेक्शन से। क्यों? क्योंकि उस दौरान क्या रहता है, जो स्टेरॉइड लेवल है वो क्या हो जाता है, बॉडी में इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से ससेप्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है इन्फेक्शन की। तो जो हार्मोनल इन्फ्लुएंस है, हार्मोनल चेंजेस भी क्या करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बॉडी की फंक्शंस को क्या करते हैं, अल्टर करते हैं, या नॉर्मल लेवल में उनको नहीं रहने देते हैं, उनमें क्या करते हैं, अल्ट्रेशन कॉज कर देते हैं। और अल्ट्रेशन कॉज होगी तो इम्यूनिटी पावर में भी क्या होगी, या इम्यूनिटी या रेसिस्टेंट पावर में भी क्या होगी, अल्ट्रेशन से अराइज होगी। और उस अल्ट्रेशन की वजह से क्या डिजीज की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएगी या डिजीज की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो ये बेसिक से फैक्टर थे क्या, एज, न्यूट्रिशन और हार्मोनल इन्फ्लुएंस। की एज अगर यंग एडल्टहुड है तो पॉसिबिलिटीज कम रहेगी इम्यूनिटी पावर, क्योंकि खाना पीना एक्टिविटीज वगैरह सारी चीजें बेटर रहेगी तो बेटर इम्यूनिटी पावर रहेगा। उसी प्रकार न्यूट्रिशन, अगर बेटर न्यूट्रिशन डाइट लेंगे हम तो हमारा इम्यूनिटी पावर भी क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। अगर न्यूट्रिशन से नहीं लेंगे एनर्जी पावर क्या रहेगा, कम रहेगा, या रेसिस्टेंस पावर क्या रहेगा, कम रहेगा, और इम्यूनिटी क्या रहेगी हमारी वीक। नेक्स्ट बना हार्मोनल इन्फ्लुएंस की, हार्मोनल नॉर्मल बॉडी में हार्मोनल सिक्रेशन सब एक्यूरेट है तो बॉडी का जो इम्यूनिटी पावर है वो भी प्रॉपर रहेगा, प्रॉपर रिस्पॉन्स वगैरह रहेंगे। लेकिन अगर इनमें अल्ट्रेशंस है तो उस कंडीशंस की वजह से डायरेक्ट इनडायरेक्टली क्या कर सकते हैं, बॉडी के रेसिस्टेंस पावर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उसमें अल्ट्रेशंस को कर सकते हैं। ये थे हमारे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द इनेट इम्यूनिटी की। जो इनेट इम्यूनिटी है उसको कौन कौन से फैक्टर है वो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट वन जो हमारा है टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ इनेट इम्यूनिटी, मैकेनिज्म ऑफ द इनेट इम्यूनिटी की इनेट इम्यूनिटी है वो किस टाइप से फंक्शन से करती है। कि जैसा मैंने आपको कुछ स्टार्टिंग में भी बताया था, फर्स्ट वन है आपका एपिथेलियल सरफेस। और एपिथेलियल सरफेस का मतलब जो ये सरफेस है या म्यूकस मेम्ब्रेन या सुपरफिशियल जो एपिथेलियल टिश्यू से डेवलप जो सरफेस है वो कैसे अफेक्ट करती है हमारी इनेट इम्यूनिटी को, या किस टाइप से इनेट इम्यूनिटी में वो फंक्शन से करती है। फर्स्ट वन है मैकेनिकल बैरियर की इनेट एपिथेलियल जो सरफेस है वो क्या करवाती है, मैकेनिकल बैरियर प्रोवाइड करती है। मैकेनिकल बैरियर एक प्रकार से बोले दीवार का रूप में काम में करती है कि पर्टिकुलर माइक्रोऑर्गेनिज्म्स को अंदर बॉडी में नहीं जाने देती है। तो इसमें भी एपिथेलियल जो सरफेस है उसमें फर्स्ट वन बैरियर की बात करें हम, फर्स्ट वन है हमारा स्किन। फर्स्ट वन क्या है, स्किन। और आप सभी को मालूम है स्किन क्या है, हमारी सुपरफिशियली कवरिंग है, सुपरफिशियली कवरिंग है, कवर करती है, फर्स्ट वन। सेकेंड वन, कवर के साथ साथ आपने देखा होगा जो सीबेशियस ग्लैंड है, सीबेशियस ग्लैंड है वो भी क्या प्रेजेंट रहते हैं, कंटिन्यूस सिक्रेशंस करती है, कंटिन्यूस सिक्रेशंस करती हैं। इसके साथ साथ जैसे स्वेट ग्लैंड वगैरह है, स्वेट का सिक्रेशंस वगैरह करती हैं। और जो ये सिक्रेशंस वगैरह होता है उसमें आपने देखा होगा कि जैसे ड्राई हो जाता है उसके बाद में साल्टी लाइक फील होता है, या जैसे साल्ट का सा क्या होता है पर्टिकुलर जो उसमें इफेक्ट है वो क्या रहता है। और वो एक प्रकार से क्या करता है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट के रूप में काम में करता है। क्या काम करता है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट के रूप में काम करेगा। और एंटी माइक्रोबियल एजेंट का मतलब नॉर्मली बैक्टीरियोसाइडल का काम करता है कि जो भी बैक्टीरिया वगैरह सरफेस वगैरह पे है जो सिक्रेशंस वगैरह है वो क्या करता है, उसको क्या करने का काम करता है, डिस्ट्रैक्ट करने का काम करता है। नॉर्मली कवर का मतलब स्ट्रक्चरल बैरियर देने का काम करता है। इसके अलावा नॉर्मली जो सीबम है उसका सिक्रेशन से करता है। इसके अलावा अगर बात करें नॉर्मली जो है जो सिक्रेशंस वगैरह है वो सिक्रेशंस उसको एनक्लेप्ट कर लेते हैं, स्किन्स वगैरह सरफेस वगैरह पे क्या कर देते हैं, जैसे साल्टी या सीबम वगैरह है या जो एसिड वगैरह है वो उसको एनक्लेप्ट करके एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स का काम करेंगे और उसको वहीं क्या कर देंगे, डिस्ट्रैक्ट कर देंगे। स्किन था ये हमारा।
डायरेक्टली प्रोटेक्शन का काम करता है, या जो पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको क्या करता है, एनकलेप्ट करता है। नेक्स्ट वन है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। नेक्स्ट वन है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हमने सभी ने देखा है नॉर्मली, जो जैसे नोज की बात करें, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सबसे फर्स्ट वन हेयर प्रेजेंट रहते हैं, नेचुरल है हेयर प्रेजेंट रहते हैं। वो क्या कर देते हैं, नोज में ही क्या कर लेंगे, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नोज में जाएगा उसको क्या कर लेंगे, एनक्लेप्ट कर लेंगे, या ही उसको क्या कर लेंगे, एनक्लेप्ट कर लेंगे। इसके साथ साथ म्यूकस मेम्ब्रेन रहती है, एपिथेलियल म्यूकस मेम्ब्रेन, वो क्या करती है, फ्लूइड का सिक्रेशन से करती है। वो फ्लूइड का सिक्रेशन भी क्या करेगा, उसको हेल्प करेगा एनक्लेप्ट करने में। इसके बाद में अगर बात करें, ट्रैप्ड कर लिया इसको, यहाँ पर ट्रैपिंग कर लेगा। और जैसे ट्रैप्ड वगैरह होगा, जो सेलियरी जो हेयर वगैरह है, या जो मूवमेंट वगैरह है, या सेलिया वगैरह जो भी प्रेजेंट रहते हैं, वो क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर को, जैसे ओरल कैविटी वगैरह है, या नेसोफेरिंक्स वगैरह है, लेरिंगोफेरिंक्स वगैरह है, वो क्या करेंगे, एनक्लेप्ट करेंगे। और जो यहाँ की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, वो म्यूकस का क्या सिक्रेशन है करती है। और जो कपिंग रिफ्लेक्स होंगे, कपिंग रिफ्लेक्स होंगे, उसके द्वारा क्या कर देगा, उसको एक्सपेल आउट कर देगा। तो ये है हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो इनेट इम्यूनिटी की तरह फंक्शंस करता है कि माइक्रोऑर्गेनिजम्स क्या होगा, एंटर करेगा, एनक्लेप्ट कर लेंगे, एनक्लेप्ट करने के करेंगे, उसके साथ साथ जो सिक्रेशंस वगैरह है म्यूकस का, वो क्या होगा, बढ़ेगा। वो सिक्रेशंस वगैरह क्या होगा, उसको वहीं क्या कर लेगा, फेरिंग्स वगैरह में जो भी सिक्रेशन है उसको ऑब्जेक्ट कर लेगा। और जो रिफ्लेक्स है, कपिंग रिफ्लेक्स है बॉडी के, वो जनरेट होंगे, उस रिफ्लेक्स के द्वारा क्या हो जाएगा, उसको एक्सपेल आउट कर दिया जाएगा। तो इस वे से क्या करता है, मैकेनिकल वे में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, कुछ नहीं करना, मैकेनिकल वे में जो जा रहे थे उनको क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट कर दिया, जाने नहीं दिया, पासिंग वे नहीं देता है पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। नेक्स्ट वन हमारा इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बोले तो जीआई, माउथ टू एनस। नॉर्मली ये जैसे पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, या पर्टिकुलर कोई भी जैसे डस्ट पार्टिकल्स वगैरह है, माउथ वगैरह में क्या हुआ, एंटर हुआ, माउथ वगैरह में क्या हुआ, एंटर हुआ, तो उसकी में भी पॉसिबिलिटी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाने की। तो माउथ में क्या होगा, म्यूकस वगैरह का सिक्रेशंस होगा, और म्यूकस वगैरह का सिक्रेशंस होगा, और उसके बाद में उसको क्या कर लेंगे, हम स्वेलो पुट कर लेंगे। जो भी पार्टिकल्स वगैरह है स्वेलो कर लिया, निगल लिया, तो वो क्या होंगे, जो स्टोमच है, स्टोमच है उसमें चले जाएंगे। और इसकी पीएच क्या होती है, एसिडिक नेचर का होता है, कि जैसे ही इस इन्वायरमेंट में जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। क्या, जो भी माइक्रोऑर्गेनिजम्स है, जैसे नॉर्मली एयर वगैरह लेते हैं, इनहेल वगैरह करते हैं, तो माउथ वगैरह में गया, ओरल कैविटी में गया, तो वहां पर जाकर के क्या होगा, म्यूकस का सिक्रेशंस होगा, म्यूकस का सिक्रेशंस होगा पर्टिकुलर, तो वो क्या करेगी, म्यूकस का सिक्रेशंस हम उसको क्या करेंगे, इनहेल कर लेंगे। इसके अलावा म्यूकस के साथ साथ हम देखते हैं ओरल कैविटी में सलाइवा का भी क्या होता है, कंटिन्यूअस सिक्रेशंस होता है। तो उसके सिक्रेशंस की वजह से वो क्या करेगी, इनिबिट करती है डायरेक्टली, या फिर उसको इनहेल कर लेंगे, तो वो क्या होगा, रेस्पिरेटरी जीआई ट्रैक्ट में जाएगा और स्टोमच में जाएगा, और यहाँ जाकर के एसिडिक नेचर की वजह से क्या हो जाएगा, या एसिडिक पीएच की वजह से क्या हो जाएगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, या गैस्ट्रिक जूस जैसे HCl वगैरह के कॉन्टेक्ट में आएगा, तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये था इंटेस्टाइनल मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन। नेक्स्ट वन है कंजक्टाइवा। कंजक्टाइवा बोले तो आई से रिलेटेड, आई से रिलेटेड नॉर्मली यहाँ पर क्या रहता है कि पर्टिकुलर सिक्रेशंस वगैरह रहता है, टीयर वगैरह का सिक्रेशन से होता रहता है। टीयर का मतलब आंसू वगैरह का क्या रहता है, सिक्रेशंस वगैरह होता रहता है। इसके साथ साथ लाइसोजाइम, लाइसोजाइम का भी क्या करता है, सिक्रेशन से करता है, जिसके जो लाइसोजाइम है एक प्रकार का क्या है, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटीज करता है, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटीज करता है। और एंटी माइक्रोबियल का मतलब क्या है, अगेंस्ट, एंटी मतलब अगेंस्ट, और माइक्रोबियल का मतलब जो भी बैक्टीरियाज वगैरह हैं उनके अगेंस्ट काम करने वाला एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के रूप में काम करता है। उसको क्या कर देता है, कंजक्टिवा में टीयर वगैरह का सिक्रेशन होगा, लाइसोजाइम, लेक्रिमल ग्लैंड है वो सिक्रेट करती है, लाइसोजाइम वगैरह जो सिक्रेट होता है वो एक एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, जो क्या कर देगा, वॉश आउट करेगा एक तो सिंपल सा, और इसके साथ साथ क्या करेगा, उस एंटी माइक्रोबियल एजेंट है तो उनको डिस्ट्रक्ट करने का काम भी करता है। तो ये था हमारा क्या, कंजक्टिवा। कंजक्टिवा में क्या होगा, टीयर वगैरह का सिक्रेशन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वो प्रोटेक्ट करेगा। और आई को भी इसके साथ साथ क्या करता है, लुब्रिकेट रखने का काम करता है, लुब्रिकेट रखने का काम करता है। और लुब्रिकेशन की वजह से क्या होगा कि पर्टिकुलर जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करेंगे, या माइक्रोऑर्गेनिजम्स उसको अफेक्ट नहीं करेंगे। तो ये था हमारा कंजक्टिवा मैकेनिकल बैरियर, किसमें, इनेट इम्यूनिटी में। नेक्स्ट वन है जेनेटो यूरिनरी। नेक्स्ट वन हमारा क्या है, जेनेटो यूरिनरी। और जेनेटो यूरिनरी नॉर्मल यूरिन का सिक्रेशन होता है। यूरिन क्या एक प्रकार से वाटरी फ्लूइड है, उसका सिक्रेशन होता है। तो जेनेटल ट्रैक्ट या जेनेटल वे में कोई भी माइक्रोऑर्गेनिजम्स है उसके थ्रू वो क्या हो जाएंगे, वॉश आउट हो जाएंगे, एक प्रकार का ये नॉर्मली। इसके अलावा वेजाइनल पीएच, वेजाइनल पीएच एसिडिक होती है, किसकी वजह से,
किसकी वजह से एसिडिक होती है वेजाइनल पीएच? लैक्टोबैसिलस की वजह से। वो क्या है, एक प्रकार का नॉर्मल फ्लोरा। नॉर्मल फ्लोरा बोले तो पर्टिकुलर माइक्रोऑर्गेनिज्म से नॉर्मली जो बॉडी में क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, जो क्या करते हैं, पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम्स वगैरह है, अबनॉर्मलिटी, जैसे लैक्टोबैसिलस है हमारा, लैक्टोबैसिलस है हमारा, ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, एसिडिक पीएच मेंटेन करता है। क्या करता है, एसिडिक पीएच मेंटेन करता है। तो उस नेचर में पर्टिकुलर माइक्रोऑर्गेनिज्म इजी वे में क्या नहीं करते, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं करते, और क्या करवाता है, बचाता है किसको, जाइना वगैरह है जो जेनेटल ऑर्गन्स, उनको प्रोटेक्शन में, स्पेशली फीमेल पर्सन्स में, जिससे क्या होती है, पीएच जो क्या होती है, कंटिन्यूस मेंटेन रहती है। तो ये था जेनेटो यूरिनरी ट्रैक्ट। फर्स्ट वन पढ़ा स्किन की, पर्टिकुलर जो सीबम वगैरह है या जो साल्ट वगैरह है या जो सिक्रेशंस वगैरह होता है सलेवरी स्वेट ग्लैंड वगैरह के थ्रू, तो उसके थ्रू क्या करते हैं, पर्टिकुलर माइक्रोऑर्गेनिज्म्स को क्या करते हैं, डिस्ट्रैक्ट वगैरह होते हैं, एंटीमाइक्रोबियल एजेंट रेस्पिरेटरी सिस्टम की जैसे म्यूकस वगैरह होता है या हेयर वगैरह है, वो एनक्लेप्ट करते हैं और कपिंग रिफ्लेक्स के थ्रू एक्सक्रीवेल आउट कर देता है। इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की जैसे पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर हुआ बाय द नोज या नेजोफेरिंक्स ओरोफेरिंक्स वगैरह में जाता है, तो वहां पर क्या करता है, म्यूकस वगैरह का सिक्रेशन होता है, सलाइवा का सिक्रेशन होता है, तो या तो उसको इनहेल कर लिया जाता है या एक्सपेल आउट कर सकते हैं। तो अगर इनहेल करेंगे इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में या डाइजेस्टिव सिस्टम्स में, तो क्या करेगा, पीएच की वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इसी प्रकार कंजक्टिवा जो टीयर का सिक्रेशन करती है, और टीयर के साथ साथ जो लाइसोजाइम है उसका क्या करती है, सिक्रेशंस करती है, जो लाइसोजाइम एंटी माइक्रोबियल एजेंट के रूप में काम करता है, और टीयर की जैसे वॉश आउट करने का इसके साथ साथ क्या करते हैं, उसको मॉइस्चराइजेशन या लुब्रिकेशन का काम करते हैं। इसके बाद में जेनेटो यूरिनरी ट्रैक्ट की नॉर्मली जो यूरिन एक्सक्रीट आउट होता है या यूरिन एलिमिनेट करते हैं, उसके थ्रू जो भी माइक्रोऑर्गेनिज्म्स उस वे में है वो एक्सपेल आउट हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, धुल जाते हैं। इसी प्रकार जैसे ये लैक्टोबैसिलस है, लैक्टोबैसिलस ये क्या करता है, पीएच को इंक्रीज करने का काम, पीएच को एसिडिफाई करने का काम करता है, एसिडिक नेचर को मेंटेन करने का काम करता है, जिसकी वजह से कोई भी माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं करता। तो ये था हमारा सिंपल सा एपिथेलियल सरफेस या बोले तो मैकेनिकल बैरियर की, मैकेनिकल बैरियर एक सिंपल सा मैकेनिकल वे से, कुछ भी ज्यादा नहीं, एक सिंपल सा जो वे है या एक पासिंग वे है, उसको ऑब्स्ट्रक्ट करके या उसमें किसी भी प्रकार के रुकावट की वजह से क्या हो, इम्यूनिटी पावर या पर्टिकुलर माइक्रोऑर्गेनिज्म्स क्या नहीं कर सके, इन्फेक्शन कोज नहीं कर सके हमारी बॉडी में। नेक्स्ट वन जो हमारा है, सेकंड वन है, इसमें मैकेनिज्म्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी में सेलुलर फैक्टर, और सेलुलर फैक्टर बोले तो पर्टिकुलर सेल, और सेल्स में यहाँ क्या होगा, फेगोसाइटोसिस। सेल्स में फर्स्ट वन क्या है, फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस का अगर सिंपली बात करें, फेगोसाइटोसिस की सेलुलर में जो फेगोसाइटोसिस, एक बार वर्ड की बात कर लेते हैं, जो फेगोसाइटोसिस है एक प्रकार का ग्रीक वर्ड से लिया गया है, फेगो, ग्रीक वर्ड फेगो से बना हुआ है, और फेगो का मतलब होता है नॉर्मली ईटिंग या इनहेल करना। किसका मतलब होता है, फेगोस का मतलब क्या होता है, इनहेल या इंटेक्ट करना। नेक्स्ट वन है साइट, सेकंड वर्ड क्या है इसमें, साइट, जिससे क्या हुआ है, वेसल्स। और इसके बाद में नेक्स्ट वन क्या है, ओसिस। नेक्स्ट वन के वर्ड क्या है हमारा, ओसिस, और ओसिस का मीनिंग होता है सिंपल वर्ड में, नॉर्मल वर्ड में बोले तो ए प्रोसेस। फेगोसाइटोसिस वर्ड का मीनिंग हो गया, ग्रीक वर्ड से लिया गया है। फेगोस का मतलब क्या होता है, ईटिंग, साइट का मतलब होता है वेसल्स, और ओसिस का मतलब होता है एक प्रोसेस। तो फेगोसाइटोसिस क्या है, एक प्रोसेस है क्या करने की, ईटिंग करने की। यहाँ पर किसको ईटिंग करेंगे हम, जो भी पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसको क्या करते हैं हमारी बॉडी सेल्स क्या कर लेती हैं, इंट्रोड्यूस या एडमिनिस्ट्रेट करवा लेती हैं, फेगोसाइट करने का काम करती है, खा जाती है उसको एक प्रकार से। और खाएंगे तो सिंपल सी चीजें, मेटाबॉलिज्म ऑब्जर्वेशन जैसे डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी में होता है, उसी प्रकार उनको भी वो क्या कर जाती है, मेटाबोलाइज कर जाती है या मेटाबॉलिक कर लेती हैं। तो इसको समझने के लिए इस सिंपल साइज डायग्राम के द्वारा हम आसानी से समझ सकते हैं कि जैसे कोई भी पर्टिकुलर माइक्रोब्स या अदर पार्टिकल्स है, वो प्रेजेंट है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। सबसे पहले जो भी पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो क्या है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या है, प्रेजेंट है। उसके बाद में क्या करेगा, जो हमारी बॉडी सेल्स है या फेगोसाइटिक जो सेल्स है वो क्या करेगी, रेस्पॉन्स देगी, उसको क्या करेगी, एनक्लेप्ट कर लेगी, उसको क्या कर लेगी, एनक्लेप्ट करेगी। एनक्लेप्ट करने के बाद में क्या होगी, फेगोसोम्स या फेगोसाइट्स जो है सेल्स हैं वो डेवलप होगी, इसी को डेवलप होगा। वो कैसे डेवलप होगा, उसके बाद में फेगोलाइसोसोम वाली कंडीशन आएगी। क्यों, क्योंकि लाइसोसोम और जो फेगोसाइटिक सेल्स है या जो एक्सटर्नल पार्टिकल्स है वो क्या करेंगे, बॉन्डिंग बना लेंगे और उसका क्या कर देंगे, डाइजेशन स्टार्ट कर देंगे। और जैसे ही इस पर्टिकुलर लाइसो एंजाइम आएगा, वो एक प्रकार से एंटीमाइक्रोबियल एजेंट है। क्या है, एंटीमाइक्रोबियल एजेंट।
एंटी माइक्रोबियल्स का मतलब कि पर्टिकुलर उसके अगेंस्ट क्या करेगी, एक्शन से देगा या उसको क्या करेगी, डिस्ट्रैक्ट करने का काम में करेगी। जो क्या करेगा, जैसे वो क्या होगा, डाइजेशन स्टार्ट और डाइजेस्टिव एंजाइम भी साथ में फंक्शंस करेगा और उसको क्या करेगा, डाइजेस्ट करने का काम में कर लेगा। और डाइजेशन के बाद में रेसिडुअल बॉडी डेवलप होगी, उसमें इनडाइजेशन पार्टिकल्स हो गए, इनडाइजेशन जो पार्टिकल्स कुछ रिमेनिंग रह गए उसको डिस्ट्रैक्ट करने के बाद में क्या कर देगा, बॉडी से एक्सपेल आउट कर देगा, बॉडी से एक्सपेल आउट कर देगा। ये सिंपल सा या बेसिक सा क्या था, फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस की पर्टिकुलर जो सेल्स है फेगोसाइटिक सेल्स एक्टिवेट होगी, पर्टिकुलर पार्टिकल्स आएगा, इनहेल करेंगे, लाइसोजाइम्स वगैरह क्या होंगे, क्रिएट होंगे, वो उसको एनक्रिप्ट करेंगे और उसको क्या कर देंगे, डिस्ट्रैक्ट कर लेंगे, एक प्रकार से डाइजेस्ट कर लेंगे। और जो भी रिमेनिंग मैक्सिमम पार्ट्स को क्या कर देंगे, डाइजेस्ट कर लेंगे या उसको डिस्ट्रैक्ट कर देंगे। और जो रिमेनिंग पार्ट है उसको बॉडी से एक्सपेल आउट कर देंगे, एक्सक्रिएट आउट कर दिया जाएगा। ये नॉर्मल फेजेस थी किसकी, जो फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस है उसकी, की पर्टिकुलर माइक्रोऑर्गेनिज्म्स एंटर होगा, वापस से एनक्लेप कर लेगा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वापस से हो जाएगी, उसके बाद में फेगोसोम्स प्रोसेस होगी, वो ग्लाइकोसोम से लाइसोसोम आएगा, लाइसोसोम आकर के फेगोग्लाइकोसोम से डेवलप करेंगे, फेगोग्लाइकोसोम क्या करेंगे, पर्टिकुलर पार्शियली डाइजेस्टेड माइक्रोब्स की पार्शियली जो माइक्रोब्स उसको डाइजेस्ट कर लेगी, जिसकी वजह से रेजिडुअल बॉडी डेवलप होगी और जो एक्स्ट्रा रिमेनिंग पार्ट रह गया अनडाइजेस्टेड वो क्या हो जाएगा, बॉडी से एक्सक्रिएट आउट हो जाएगा। जो भी हमने पढ़ा था किसमें, मैकेनिकल में या एपिथेलियल में, उसमें क्या था, बॉडी में एंटर होने से पहले। अभी यहाँ क्या है, बॉडी में एंटर हो गया, एक प्रकार से बोल सकते हैं सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन स्टार्टिंग फेज में ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, जैसे नॉर्मली अगर इंडिया की लाइन की बात करें, बॉर्डर की बात करें तो बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जो फर्स्ट लाइन डिफेंस है कि बॉर्डर को प्रोटेक्ट करती है फर्स्टली, तो यहाँ भी क्या नॉर्मल म्यूकस मेम्ब्रेन वगैरह या एपिथेलियल क्या करी थी, मैकेनिकल बैरियर या फर्स्ट प्रोटेक्शन का काम करी थी। उसके बाद में सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस फेगोसाइटोसिस या सेलुलर मीडिएटेड या सेल मीडिएटेड, सेल क्या करती है, एनक्लेप्ट कर लेती है, अंदर लेती है, उसको पर्टिकुलर फेगो ग्लाइकोसोम्स वगैरह डेवलप करती है, रेजिडुअल बॉडी वगैरह डेवलप होती है और जो रिमेनिंग पार्ट्स है उसको क्या कर दिया जाता है, एक्सक्रिएट आउट कर दिया जाता है। ये प्रोसेस थी कंप्लीट फेगोसाइटोसिस। एक इसी में और होता है इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स, ये भी पर्टिकुलर जो सेल्स वगैरह हैं क्या करती है, इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स जनरेट करती है कि पर्टिकुलर माइक्रोऑर्गेनिज्म से पर्टिकुलर लोकेशंस पर है तो उसके अगेंस्ट क्या करते हैं, इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स वगैरह जनरेट होता है। कि जैसे नॉर्मली आपने पढ़ा होगा पर्टिकुलर ट्यूमर वगैरह फॉर्मेशन हो गया, स्वेटिंग वगैरह हो गया, कॉलर वगैरह हो गई, हीट वगैरह जनरेट हो गया, रूट बोलते हैं। ये पर्टिकुलर इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स है कि या बोले तो रेडनेस हो गई। तो ये रेस्पॉन्स आते हैं कि पर्टिकुलर जगह पे क्या है, पर्टिकुलर माइक्रोऑर्गेनिज्म्स वगैरह इन्फेक्टेड हो रखा है तो वहां पर सर्कुलेशन वगैरह बढ़ेगा, सर्कुलेशन बढ़ेगा तो रेडनेस आएगी, और रेडनेस आएगी तो और सर्कुलेशन बढ़ेगा तो स्वेलिंग वगैरह वाली कंडीशन से आएगी। तो उस पर्टिकुलर माइक्रोऑर्गेनिज्म्स को वहीं एनक्लेप्ट करके क्या कर दें, डिस्ट्रैक्ट कर दें कि जो WBCs वगैरह है या नॉर्मल हमारी फेगोसाइटिक सेल्स है वो वहां पर पहुंच जाती है। तो एक नॉर्मल सा नेचुरल सा इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स होता है। ये था हमारा क्या, सेलुलर फैक्टर की सेल्स क्या करेगी, एनक्लेप्ट करेगी। नेक्स्ट वन है ह्यूमरल फैक्टर, और ह्यूमरल फैक्टर बोले तो बी सेल, इसमें नॉर्मली इन्वॉल्व होती है कौन सी सेल, बी सेल्स। और सेल में कौन सी इन्वॉल्व हो रही थी, सेल मीडिएटेड में टी सेल्स। और इसमें जो ह्यूमरल फैक्टर है उसमें दो एंजाइम्स स्पेशली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लाइसोजाइम और बीटा लाइसिन्स। कौन से, लाइसोजाइम और बीटा लाइसिन्स। ह्यूमरल फैक्टर बी सेल्स नॉर्मली रिस्पॉन्सिबल रहती हैं। और नॉर्मली हमने एक जो हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट टॉपिक वो पढ़ेंगे, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, हाइपर सेंसिटिविटी। तो जो नॉर्मली ह्यूमरल फैक्टर होता है या हाइपर सेंसिटिविटी फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो होती है उसमें हाइपर सेंसिटिविटी हम डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो इम्यूनिटी हाइपर सेंसिटिविटी जो होती है टाइप की वो नॉर्मली डिपेंड करती है ह्यूमरल फैक्टर पे। जो नॉर्मली फर्स्ट वन जैसे हाइपर सेंसिटिविटी फर्स्ट की बात करें तो डिपेंड करती है IgG पर और इम्यूनो कॉम्प्लेक्स पे। तो ये उसमें डिटेल में पढ़ेंगे एक बार, ठीक है। इसके बाद में फर्स्ट वन है हमारा, नेक्स्ट वन है ह्यूमरल इम्यूनिटी में क्या, लाइसोजाइम जो पर्टिकुलर क्या है, एक प्रकार से एंटी माइक्रोबियल सॉल्यूशंस, एंटी माइक्रोबियल एंजाइम है। एंटी माइक्रोबियल क्या है, एंजाइम है जो पर्टिकुलर क्या करता है, माइक्रोऑर्गेनिज्म्स को किल करने का या बैक्टीरियोसाइडल का काम करता है, क्या लाइसोजाइम क्या करता है, डिस्ट्रैक्ट वगैरह करता है। इसी प्रकार जैसे बीटा लाइसिन्स है, बीटा लाइसिन्स क्या है, एक हीट स्टेबल क्या है, हीट स्टेबल सबस्टांस है। हीट स्टेबल क्या है, सबस्टांस है जो क्या करता है, काम करता है किसके अगेंस्ट, कि जो नॉर्मली बेसिलस एंथ्रेसिस किसके अगेंस्ट काम करता है, बेसिलस एंथ्रेसिस
बेसिलस एंथ्रेसिस, और बेसिलस एंथ्रेसिस का मतलब काम करना है। बेसिलस जो एंथ्रेसिस है एक प्रकार का क्या है, ग्राम पॉजिटिव एंड रोड शेप बैक्टीरियम है, जो क्या करता है, कोज करता है क्या, एंथ्रेक्स। उसके अगेंस्ट काम करता है क्या, बीटा लाइसिन्स की। जैसे ये पर्टिकुलर माइक्रोऑर्गेनिज्म बॉडी के कांटेक्ट में आएगा, बीटा लाइसिन्स का सिक्रेशन होगा और वो क्या कर देगा, उसको डिस्ट्रैक्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल होता है। तो नॉर्मल सा ये था हार्मोनल फैक्टर लाइसोजाइम और बीटा लाइसिन्स। इसके बाद में नेक्स्ट वन जो हमारा टॉपिक है वो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी या एडेप्टिव इम्यूनिटी, जो पढ़ेंगे हमें नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।